नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मौजूद है और यहां पर आप देखिए 2024 में जीत का गारंटी कनेक्शन आखिर क्या है, इस पर लगातार हम बात करें क्योंकि विपक्ष की तरफ से अलग अलग गारंटियों की बात की जा रही है और इसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से कई बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी हमला बोला गया, फ्री योजनाओं का जिक्र किया जाता है कई विपक्ष के नेताओं की तरफ से। इन सब पर आज बात करने वाले, लेकिन इनसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली को मिलेगी बड़ी सौगात। इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर का तोहफा मिलने वाला है दिल्ली को। दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि का उद्घाटन होगा। धौला कुआं से मेट्रो में जाएंगे पीएम मोदी। तो आज देश को यशो भूमि की सौगात मिलने वाली है। यह आपको बता दें कि आज द्वारका में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, जिसका नाम यशो भूमि है, जो बनकर तैयार हुआ है, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर। और सबसे बड़ी बात कि धौला कुआं से मेट्रो के जरिए प्रधानमंत्री सफर करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर यशो भूमि की बात की जाए तो इसमें विशाल कन्वेंशन सेंटर है, कई हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। चलिए चर्चा करेंगे और जिस तरह से ये जो फ्री बीस पॉलिटिक्स होती है या जो उपहार वाली पॉलिटिक्स होती है, इस पर बातचीत भी करेंगे। और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं तस्वीरों में जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कहा जा रहा है कि शुरुआत में इससे 30 लाख लोगों को फायदा मिल पाएगा। माहौल चुनावी है, लिहाजा हर योजना और घोषणा को इस पैमाने पर भी तौला जाता है। हम आज ऐसे ही लाभकारी योजनाओं और गारंटियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुमार कुंदन की दिल्ली से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जो सौगात आज दिल्ली को मिलने वाली है, वो सौगात क्या है? इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में खड़े हैं, जिसका नाम यशो भूमि है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन सेंटर है। और अगर इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है एरिया में है ये। और अगर इसमें कैपेसिटी की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। स्पेनिश डिजाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है और हिंदुस्तान के कारीगरों ने इसे ज़मीन पर उतारा है। पास में एयरपोर्ट है, इसके लिए इसके जितने भी कमरे हैं मैक्सिमम साउंड प्रूफ बनाए गए हैं। और इसके साथ ही ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में कई सारे ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं जिसमें एक साथ 2,500 से लेकर 3,000 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था है। तो ये अपने आप में बेहद ही बड़ा है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ आने जाने की भी सुविधा हो। मसलन नीचे से मेट्रो जा रही है, अगर कोई डेलीगेट्स मेट्रो से आना चाहे तो मेट्रो से भी यहाँ पे आ सकता है। और इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी परिकल्पना की थी और आज इसको जमीन पर उतारा गया है। और देखिए, यशो भूमि सेंटर में बने हॉल में एक साथ 11,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इतना इंतजाम है। और क्या खासियत इस हॉल की, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त आप द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर में हैं, जिसको यशो भूमि का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो तकरीबन 3,000 लोग एक साथ इस पूरे एरिया में यहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग अलग फ्लोर का बनाया गया है। मसलन अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है और पूरा टेक्निकल हाईटेक जो है ये पूरा कन्वेंशन सेंटर है। अब हाईटेक कैसे है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक LED स्क्रीन के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े LED स्क्रीन यहाँ पे लगे हुए हैं और उन LED स्क्रीन के माध्यम से आप सारी जानकारी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा टेक्निकली जो है बहुत रिच बनाया गया है। कंफर्टेबल सीट्स बनाए गए हैं और इस सीट के साथ साथ यहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब कि कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो भी आप बैठ के इस पर इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके साथ चेयर्स की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसके साथ यहाँ पे इस तरह से आप लिखने पढ़ने की व्यवस्था है।
ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो G20 की थीम पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज 73 साल के हो गए प्रधानमंत्री मोदी। इस अवसर पर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। हैदराबाद से लेकर वाराणसी तक, कटक से लेकर नागपुर तक जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में विशेष गंगा आरती भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 73 मंदिरों में, काशी के 73 मंदिरों में हवन पूजन कराया जा रहा है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का रुद्राभिषेक किया गया। वाराणसी में 73 किलो का लड्डू बनाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आप देखिए जरा ऐसा कन्वेंशन सेंटर जो कि बताया जा रहा है कि एशिया में यह सबसे बड़ा है। कन्वेंशन सेंटर मीटिंग रूम के साथ लाउंज भी तैयार किया गया है और उसमें मेहमान आकर रुक सकते हैं। और क्या खास बात है इस लाउंज की, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हर मीटिंग हॉल के साथ एक लाउंज बनाया गया है जिसमें कि गेस्ट आके रुक सके। अब आप सोचिए कि सपोज कीजिए कि मैं एक कन्वेंशन सेंटर में हूँ, एक मीटिंग हॉल में हूँ। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 100 लोगों के आसपास की होगी और इस मीटिंग हॉल में भी तरह तरह की वो सारी सुविधाएं हैं जो सुविधाएं हम पहले दिखा चुके हैं। लेकिन इसके साथ हर मीटिंग हॉल के साथ एक लाउंज भी बनाया गया है। ये वो लाउंज है जिसमें कि जब कोई गेस्ट आएगा तो गेस्ट पहले लाउंज में रुकेगा, लाउंज में रुकने के बाद फिर मीटिंग हॉल में आएगा। तो ये जो विजन है, ये विजन बताता है कि ये इंटरनेशनली इसको डिजाइन किया गया है और इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर किस तरीके से हिंदुस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री के उस सोच को बताता है जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे ले जाना है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो अमूमन हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग हॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ मीटिंग हॉल्स के साथ साथ लाउंज भी बनाए गए हैं जिससे कि गेस्ट आए तो पहले लाउंज में रुके, उसके बाद फिर मीटिंग हॉल के अंदर आए। तो यशोभूमि सेंटर की जो क्षमता है उसके बारे में बता रहे थे कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए आपने। और बीजेपी और सरकार दावा कर रही है कि गरीबों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कांग्रेस इसे चुनावी तोहफा बता रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि मुफ्त वाली राजनीति जो विपक्ष है वो करता है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग करने वाले हैं। योजना के बारे में आपको बताते हैं, गरीबी मिटाने का बेहतर विकल्प क्या है। देखिए कई सवाल हैं, अब 5 सवाल आपके सामने रखने वाले हैं। पहला सवाल, लाभकारी योजनाएं या फिर ये फ्री वाली योजनाएं हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या ये वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाती हैं, ये सवाल भी है। तो देखिए 5 सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लाभकारी योजनाएं 2024 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी। आपके सामने ये देखिए पहला सवाल। अगला सवाल क्या है, यह आपके सामने है ग्राफिक्स के जरिए। क्या बीजेपी के जन कल्याण का कांग्रेस की गारंटी से मुकाबला होने वाला है 2024 में, ये अगला सवाल है। तीसरा सवाल आप देखिए। और तीसरा सवाल अगर हम आपको बताएं तो उसमें लाभकारी योजनाएं क्या फ्री वाले वादों का बेहतर विकल्प है, ये क्या बेहतर ऑप्शन है, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, लाभकारी योजनाएं वोटरों को कितना प्रभावित कर पाती हैं, उन तक कितना असर डाल पाती हैं और फिर वो वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये भी सवाल है। पांचवा सवाल जो है लाभकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ कि क्या अच्छी योजनाओं से राजनीति की दिशा बदल सकती है, क्या लोकतंत्र के लिए ये सेहतमंद माना गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विश्वकर्मा योजना की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो वोटरों को सीधा सीधा टारगेट करती हैं और ये इसीलिए किया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप मत लगाए कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स विपक्ष करता है। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने का तो कोई तुक ही नहीं है। जब आप खुद राजस्थान में बैठकर जो है चुनाव से कुछ दिन पहले, वैसे भी अभी तो 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन जब आप राजस्थान में खुद बैठकर चुनाव से पहले तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं तो इस तरह की बातें तो बेईमानी है। जहां तक बात प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं की है तो वो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के दौरान ही आती है, चाहे चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद में हो, हम तो लगातार जनता की सेवा में लगे ही रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, अगर मैं 9.5 साल का कार्यकाल देखूं तो जिस तरीके से भारत को ट्रांसफॉर्म करने में योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उससे तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी सीखना ही चाहिए कि देश में काम करके भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है, देश को आगे ले जाकर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है।
देश में विकास कर कर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी 9.5 साल में काम किए, उनको चुनाव से जोड़कर देखना एक विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये देखें कि पिछले 9.5 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है और उसी को आगे लेकर प्रधानमंत्री आने वाले अगले 5 सालों में भी जाने वाले हैं। और जहां तक बात है आज की, मैं मानता हूं कि जितनी भी सारी चीजें आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने करी हैं वो देश के विकास के लिए ही है। बेहतर है कि कांग्रेस भी उसको देखे, सीखे और अपने राज्यों में तो कम से कम अप्लाई करे ही तो ज्यादा बेहतर। जी, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री जन कल्याण की बात कर रहे हैं, युवाओं को, लोगों को सशक्त करने की, अपने पैरों में खड़े करने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बोलती है कि हम आपको गारंटी देते हैं, विपक्ष फ्री की योजना दिखाता है, फ्रीबीज देता है। ये कहां तक सही है, ये कहां तक वाजिब है? प्रधानमंत्री जी जन कल्याण की बात नहीं करते हैं, धन कल्याण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसमें कहा जाता है कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों के खर्चे को और कर्जे को 3 गुना कर दिया और उसके बाद कहते हैं कि साहब ये 6,000 रुपये ले लो। 28,000 रुपये उनकी जेब से लूट करके आप उनको 6,000 रुपये दे रहे हैं। ये कौन सी जन कल्याणकारी योजना है भाई किसानों के लिए? वो कौन सी जन कल्याणकारी योजना है कि जब आप डीजल के और पेट्रोल के 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए करके 28 लाख करोड़ की लूट कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि साहब हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं? ये कौन सी जन कल्याणकारी योजना? सुरेंद्र राजपूत, धन कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री जी की। आपने कहावत से शुरू की तो मैं भी कहावत जरूर कहूंगी, जो राजनीतिक चुनाव को लेकर कही जाती है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। दोनों तरफ से राजनीतिक दलों में ये कोशिश की जाती है कि वोटरों को लुभाया जाए। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपने किसानों का कर्ज बढ़ा दिया और फिर 6,000 का शिगुफा छोड़ दिया। ले नहीं देते हैं। देखिए कमाल की बात यह है कि नहीं करने देते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मैं जवाब ही तो ले रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। आपने सवाल उठाया बीजेपी पर। पूरी बात नहीं करने देना चाह रही, आप अपनी हमारी योजनाओं की पूरी बात नहीं कर। खैर लीजिए, आप जवाब लीजिए, आपका कार्यक्रम। अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। अब छोड़िए, अब आप शिवम से ले लीजिए, आगे ले लीजिए। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आएंगे हम शिवम आपके पास। देखिए सुरेंद्र जी बोलिए, आप सुरेंद्र जी आप बोलिए इस वक्त। तो ये जो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, जब कांग्रेस पार्टी अगर मनरेगा लागू करती है तो देश के मजदूरों के लिए लागू करती है, कांग्रेस पार्टी राइट टू फूड लागू करती है तो देश के लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी राइट टू एजुकेशन लागू करती है तो पूरे देश का कल्याण होता है, कांग्रेस पार्टी राइट टू इंफॉर्मेशन लागू करती है, दुग्ध क्रांति लागू करती है, हरित क्रांति लागू करती है, बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है, जिन बैंकों को शिवम त्यागी जी की कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी वो बेच देती है प्राइवेट लोगों को, पीएसयू कांग्रेस पार्टी बनाती है, तो सब लोगों के लिए बनाती है। तो आज की डेट में देश के विकास को करने के लिए या धनपतियों के विकास को करने के लिए सिंपल सी बात को उतारती है। चलिए ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मेट्रो के जरिए सफर कर रहे हैं, धौला कुआं से द्वारका तक का ये मेट्रो का सफर है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज यशोभूमि का आज उद्घाटन करेंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जहां पर 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता। और ये देखिए, आम लोगों के बीच में, आम लोगों के साथ, उनके बीच में अपने जन्मदिन के मौके पर इतनी बड़ी सौगात ना सिर्फ दिल्ली को देने वाले हैं प्रधानमंत्री, बल्कि पूरे देश को यह बड़ी सौगात यशोभूमि के तौर पर देंगे, जो 123 एकड़ में फैला हुआ कन्वेंशन सेंटर है। यह देखिए तस्वीर आपके सामने, धौला कुआं से द्वारका तक का मेट्रो का सफर। बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास है। प्रधानमंत्री आम जन की तरह इस तरह मेट्रो में सफर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनके पास बच्चे भी आए, उनके बच्चों को इस तरह से दुलारते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और ये एक बहुत विशेष योजना है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। दरअसल एक कन्वेंशन सेंटर जिसका इनॉग्रेशन होगा, 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता इस कन्वेंशन सेंटर में है। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो कि इंटरनेशनल स्तर का बनाया गया है और इसी का
ही आज इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की खासियतें क्या हैं ये आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो के जरिए देखिए नमस्कार करके अभिवादन कर रहे हैं। वहां पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए, उनसे संवाद करते हुए। और चलिए शिवम का हम रुख करते हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए शिवम, आपने भी सुना कई सवाल उठाए गए हैं सुरेंद्र राजपूत की तरफ से, खास तौर पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है, और जहां गरीबों के कल्याण का दावा और बातें होती है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर सवाल उठा दिया गया है, किसानों के कल्याण को लेकर सवाल उठा दिया गया है। क्या बोलेंगे शिवम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ही से कहना चाहूंगा कि देखिए सुरेंद्र जी को आजकल थोड़ा सा ज्यादा समय आपको वैसे भी देना चाहिए। इनकी जो परेशानी है वो बहुत जायज है और मैं समझता भी हूँ, और मुझे लगता है मेरे साथ पैनल पर हर्षवर्धन जी और बाकी सब भी समझेंगे। देखिए 16-17 लोगों को तो इनकी पार्टी ने बैन ही कर दिया, तो बोलने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है नहीं सुबह से शाम तक। तो कुछ एक जगह पर जहां ये बोल पाते हैं तो वहां मौका थोड़ा ज्यादा दिया कीजिए इनको, क्योंकि क्या है कि सुबह से शाम तक खाली ही रहते हैं, तो वहां थोड़ा ज्यादा समय मिले तो बेहतर है। बाकी सुरेंद्र जी ने आरटीआई और तमाम विषयों का जो मुद्दे पर बोलिए ना शिवम जी, मुद्दे पर बोलिए। क्या मैं उस पर ही कहना चाहता हूं इनको कि देखिए ऐसा तो है नहीं, अब इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर 3.5 करोड़ घर बनाए हैं तो वो अपने लिए तो नहीं बनाए हैं ना। अगर 12.5 करोड़ टॉयलेट्स की बात हम करते हैं तो वो अपने लिए नहीं बनाए हैं। अगर 6,000 रुपए किसान को देते हैं 2-2 हजार करके हर ईच किस्त में, तो वो अपने लिए नहीं दिए हैं। अगर इस देश में एक्साइज ड्यूटी को हमने कम किया, आपके तो राज्यों ने कम भी नहीं किया। उन्होंने तो इतनी भी सुध नहीं ली कि जिस तरीके से इस देश की केंद्र सरकार ने ड्यूटी कम की, आप भी करते। ठीक है, बाकी भी मेहमान हमारे पास हैं। हाँ, जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक मंच पर यह कहा था कि जो रेवड़ी कल्चर होता है वो देश की परंपरा के लिए बहुत नुकसानदायक है, और आर्थिक तौर पर भी राज्यों की सेहत पर असर पड़ता है अगर इस तरह के फ्रीबीज पॉलिटिक्स होती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो वार पलटवार है कांग्रेस बीजेपी में लगातार हो रहा है? देखिए, पहली बात तो तय हो जाना चाहिए निधि कि रेवड़ी किसे कहते हैं। आप 9 साल की सरकार आपकी हो गई, पूरी हो गई, 9.5 साल एक तरह से कहा जाए। उसके बाद भी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 जून के भोजन के लिए मोहताज हैं, और उनको सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। ये मुफ्त का राशन जो दिया जा रहा है वो रेवड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक बात। उसके अलावे जो देखिए सीधी सी बात है, आप ऐसी स्थिति क्यों नहीं बना लेते हैं कि लोगों को मुफ्त के राशन की या मुफ्त की गारंटी की योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन सभी पार्टियां इसमें एक ही हैं, एक ही काम करती हैं, इसमें कहीं कोई अलग अलग नहीं है। और मोदी जी ने या उनकी सरकार ने बहुत सारी ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं, दी हैं, मुफ्त में जैसे राशन दे रहे हैं, या और भी कई फ्री बीज बांटे हैं। लेकिन लोगों की निर्भरता भी बढ़ जाती है। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखाते चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन के साथ मेट्रो में सफर कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आऊंगी आपके पास जी। ये तस्वीरों को जो तस्वीरें आ रही हैं मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं ध्यान में है, और अगर आपके ध्यान में होगा तो बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले भी मेट्रो से सफर करते रहे। कुछ जो लोग हैं वो उनके साथ पहले भी फोटो जाती रही, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े, एक तरह से कहें कि संख्या में ज्यादा लोगों से मिलना, अलग अलग सीट पर जाकर वो बैठ रहे हैं, और जिस तरह से ये शायद ये उद्घाटन किया जा रहा है जो द्वारका मेट्रो स्टेशन है, नए द्वारका मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन। सेक्टर 25 में सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है, जो कन्वेंशन सेंटर कनेक्टेड है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं इस पूरे कार्यक्रम को जब मैं देखता हूं ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा योजना का लॉन्च है, और इसके साथ अगर आप देखें तो जो योजनाएं शुरू हो रही हैं, एक तरफ तो आप अपने उस स्किल सेट वाले जो कुशल कारीगर हैं उनका सम्मान करते हैं, श्रम का सम्मान करते हैं, एक तरफ आप एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, ये जो मेट्रो है इसका एक एक्सटेंशन लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बो पैक जिसको हम देखते हैं, जो कई बार हम प्रधानमंत्री की योजनाओं को लोगों के साथ जोड़ते हुए देखते हैं, कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको हम कहते हैं ना कि हर पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए वो होता हुआ दिख रहा है।